Conquest, disease, and trade. The pre-modern world shrank greatly to the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. So pre-modern world पूरी तरह से by 16th century आते आते वो पूरी तरह से सिमट गया था. कैसे? क्योंकि जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने यूरोप से एशिया तक जाने वाला सी रूट को ढूंढ निकाला था. हमें याद होगा कि वास्को डी गामा हमारे इंडिया की खोज उसने की और काली सी रूट से के थ्रू वो हमारे इंडिया के कालीकट पे उतरा था. और क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत की खोज करते करते उसने अमेरिका की खोज की और वहाँ पे भी उसने सक्सेसफुली वेस्टर्न ओशन यानी कि अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया. तो इस तरह से पूरा का पूरा जो पूरी दुनिया थी वो अब सिमट के रह गई थी, क्योंकि पहले 3 ही कॉन्टिनेंट्स नोन थे, उनके बीच में प्रॉपर कनेक्शन था, लिंक था, ट्रेड लिंक्स थे. और जब सी रूट्स ढूंढ लिया गया, नया सी रूट ढूंढ लिया गया, तो उसकी वजह से जाना आसान हो गया. तो इस तरह से फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन अ बस्लिंग ट्रेड with goods, people, knowledge, custom, etc., crisscrossing its water. The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their network. The entry of Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. So, centuries before, यानी कि अमेरिका को ढूंढने से बहुत सालों, सैकड़ों साल पहले भी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशंस से भी हमें ये पता है कि चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक कनेक्शन था. और साथ ही साथ इंडियन ओशंस ने भी पूरा व्यापार देखा, जिसमें कि ट्रैवलर्स को देखा जो कि अपने साथ गुड्स को, लोगों को और अपने साथ ज्ञान को और अपने साथ अपने कल्चरल कस्टम्स को, अपने कल्चरल रिचुअल्स को भी लेकर जाते थे. और इस तरह से एक कनेक्शंस स्टार्ट हो गया था. और काफ़ी जहाँ पे भी इस तरह की नॉलेज की, आइडियाज़ की मूवमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे कल्चरल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस भी साथ साथ होता है. तो इस तरह से ये पूरा सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल था टू दीज फ्लोज एंड क्रूशल पॉइंट था इन देयर नेटवर्क. कि पूरा नेटवर्क कैसे किसके थ्रू जा रहा था? सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थ्रू. और अमेरिका की खोज के पहले अमेरिका पूरी तरह से ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग था. फॉर लाखों सालों से अमेरिका बिल्कुल अलग था. वहाँ पे अपना ही अपने नेटिव अमेरिकन्स थे, लेकिन वही ये नोन नहीं थे हमारे एशिया, यूरोप और अफ्रीका. सो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब पहली बार अमेरिका को ढूंढ निकाला, तो वहाँ पे यूरोपियन सेलर्स पहुँचे और उन्होंने वहाँ के वास्ट लैंड को यूटिलाइज़ किया. वहाँ पे उन्हें चांदी की खानें मिली और वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स किए, प्लांटेशंस किए और इसके लिए जो लेबर्स चाहिए थे उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स किया. तो बहुत सारी चेंजेस हुई उस दौरान. So, before its discovery, America had been cut off from the regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. So, after America की खोज के बाद पूरा का पूरा जो यूरोप के देश थे, अफ्रीका के देश थे और एशिया में भी काफ़ी ट्रेड का जो व्यापार है काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गया. लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई, क्योंकि अफ्रीका स्लेवरी शुरू हुई, कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ, कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई. सो प्रेशियस मेटल, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. सो यूरोपियन सेलर्स वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे प्रेजेंट डे पेरू और मैक्सिको में उन्हें चांदी की खानें मिली और इनकी वजह से यूरोप का वेल्थ, क्योंकि वहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स को उन्होंने जीत लिया और वहाँ पे सारे पे उन्होंने एक तरह से कब्ज़ा कर लिया, सारे को कॉन्क्वेस्ट कर लिया.
और इस तरह से यूरोप की वेल्थ काफ़ी बढ़ गई और वहाँ पे उन्होंने अपने एशिया से जो ट्रेड था उसको भी काफ़ी स्ट्रेंथन कर लिया। और साथ ही साथ एक ये भी लेजेंड्स भी स्प्रेड हुआ कि यूरोप की साउथ अमेरिका में एक सिटी ऑफ गोल्ड है जिसको एल डोराडो कहा गया। एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, कहानियों में ये सोने का शहर एक शहर है जिसको ढूंढने के लिए ये सेलर्स अमेरिका की तरफ निकलते थे और इस तरह से काफ़ी स्टोरीज़ बनी। और क्योंकि वहाँ पे अमेरिका वाज आल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स एंड इट हैज़ अ वेरी वास्ट लैंड आल्सो। So Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. So mid 16th century आते आते पूरी तरह से पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश ने अमेरिका को कॉलोनाइज़ करना शुरू कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस कॉलोनाइजेशन और कॉन्क्वेस्ट में जो कन्वेंशनल वेपन्स थे, मिलिट्री वेपन्स होते हैं, बंदूक है, हथियार हैं, तोप है, सेना है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो जीत मिली वो एक जर्म्स की वजह से मिली, क्योंकि यूरोप में स्मॉल पॉक्स की जो लोग थे वो इम्यून हो गए थे। स्मॉल पॉक्स से अब नहीं, मतलब लोग मरते नहीं थे क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स से वो इम्यून हो गए थे। लेकिन जब ये यूरोपियन सेलर्स यहाँ पे आए अमेरिका, तो ये नया स्मॉल पॉक्स का जर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स पूरी तरह से कट ऑफ थे तो उनके लोगों में कोई भी इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी। तो पूरी की पूरी कॉलोनी साफ़ हो जाती थी, पूरी की पूरी उनकी कम्युनिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था। सब बीमार हो जाते थे और सब डिस्ट्रॉय हो जाते थे, सबकी डेथ हो जाती थी। तो उनके आने के पहले से ही पूरा का पूरा कम्युनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता था और इस तरह से उनके लिए पूरी जीत बिल्कुल ही आसान हो जाती थी। तो इसके लिए जॉन विंथ्रॉप, जो कि मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी न्यू इंग्लैंड के गवर्नर थे, उन्होंने लिखा है मई 1634 में कि एक्चुअली ये स्मॉल पॉक्स ने पूरी सिग्नल दिया है, साइन दिया है कि ये हमारे पास ये कॉलोनीज़ बनाने के लिए भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स से हम इम्यून हैं और जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो पूरी तरह से डेड हो गए हैं, सारे मर गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं स्मॉल पॉक्स की वजह से। और इस तरह से गॉड ने हमारे जो पाथ हैं, जो हमारा जिस पे हमारा अधिकार है, उस पे अधिकार जमाने का वो पाथ क्लियर कर दिया है। तो इस तरह की भावना के साथ उन्होंने उन सारे जो जगह थी उनको पूरा ऑक्यूपाई कर दिया। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. तो ये कहा जाता है कि जब गन्स और सेना से लड़ाई की जाती है तो गन्स को भी ख़रीदा जा सकता है, वेपन्स को ख़रीदा जा सकता है और उनको इन्वेडर्स के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी सेना इकट्ठा कर जाएगी, लेकिन वो उस डिज़ीज़ से कैसे लड़ेंगे जो कि पूरी की पूरी जैसे स्मॉल पॉक्स ने पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को ख़त्म कर दिया और जिससे कि जो कॉन्करर्स थे, यूरोपियंस थे, वो इम्यून थे। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. So, until 19th century, मतलब कि यूरोप सबसे, आपको पहले की जो कंट्री थी एंशिएंट टाइम में, सबसे रिचेस्ट कंट्री क्या थी? हमारी इंडिया, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। चाइना वो बहुत रिच थी, तो इंडिया और चाइना को रिचेस्ट कंट्रीज़ माना जाता था। वहाँ से ही ट्रेड लिंक्स थे, वहीं से सिल्क, चाइनीज़ पॉटरी, हमारे स्पाइसेस वगैरह सबकी काफ़ी डिमांड थी यूरोप में। और ये सारे जो यूरोपियंस, जो एलीट ग्रुप था, जो नोबल ग्रुप्स थे, वो यूज़ करते थे।
तो इसीलिए 19th सेंचुरी तक यूरोप में बहुत ही गरीबी, बहुत भूखमरी थी और जो सिटीज़ थे वो काफ़ी क्राउडेड थे, कंजस्टेड थे और वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ वगैरह भी काफ़ी वाइड स्प्रेड थी। कहीं भी जहाँ पे कंजेशन रहेगा, गरीबी रहेगी, क्राउडेड एरिया रहेगा, वहाँ पे जर्म्स और डिजीज़ेस के फैलने का काफ़ी डेंजर होता है, काफ़ी खतरा होता है। सो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। उस दौरान रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी थे, क्रिश्चियनिटीज़ के अंदर भी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे और दोनों जहाँ जहाँ पे जो भी डोमिनेंट था या जो भी जिसको राजा की तरफ से प्रश्रय मिला हुआ था, यानी कि राजा ने जिस रिलीजन को सपोर्ट किया होता है उसको लोग मानते हैं और जो उसको नहीं मानते हैं, डिसेंटर हैं, जो उस इस्टेब्लिश बिलीव और प्रैक्टिसेस को नहीं मान रहे हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, उनको पर्सिक्यूट कर दिया जाता था, यानी कि उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी या उनको पायर्स पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, तो जला दिया जाता था। इसकी वजह से भी ये लोग देश को छोड़कर भाग जाते थे अमेरिका की तरफ। तो इसीलिए इसकी वजह से यूरोप से काफ़ी माइग्रेशन हुआ। हियर बाय द 18th century plantations worked by slaves captured in America were growing cotton and sugar for European markets. So अब ये जो भागकर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने प्लांटेशंस स्टार्ट करी और वहाँ जो प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाया जाने लगा और वहाँ पे स्लेव्स के साथ वैसे बहुत ही अत्याचार किया है उन लोगों ने और इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि किस तरह से स्लेव्स के साथ उन्होंने अत्याचार किया और बिल्कुल जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार हुआ था। और लेकिन और वो उनके साथ कॉटन और शुगर की का ग्रो करते थे, वहाँ पे प्लांटेशन होता था यूरोपियन मार्केट्स में भेजने के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने अमेरिका में जो कॉलोनीज़ बना के यूरोप को रिच करना शुरू किया, उसी तरह से उन्होंने बाद में एशिया में भी वही काम करना शुरू किया। तो until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. They were also preeminent in Asian trades. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. सो वेल इंटू 18th सेंचुरी चाइना और इंडिया को बिल्कुल रिचेस्ट कंट्रीज़ माना जाता था, दुनिया का रिचेस्ट कंट्रीज़ माना जाता था और साथ ही साथ ये एशियन ट्रेड में भी प्री एमिनेंट थे। जो व्यापार होता था वो भी बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट ये दोनों कंट्रीज़ थे, चाइना एंड इंडिया। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना ने अपने आप को ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट से रिस्ट्रिक्ट कर लिया और बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। China's reduced role and the rising importance of Americas gradually moved the center of world trade westwards. Europe now emerged at the center of world trade. तो चाइना ने अपने जो रोल को रिड्यूस कर लिया और अमेरिका का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने लगा, राइज होने लगा, धीरे धीरे काफ़ी राइज हुआ। तो अब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड था, यानी कि जो व्यापार का सेंट्रल पॉइंट था, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के से कहाँ पे किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया और अब यूरोप एक बड़ा वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। एंड यहाँ पे जो प्लांटेशंस जो किए गए थे वहाँ से अफ्रीका के नेटिव्स को स्लेव्स को का भी व्यापार हुआ, स्लेव्स खरीदे और बेचे जाते थे। तो एक पिक्चर भी दिखाई गई है एनसीईआरटी में, स्लेव्स फॉर सेल न्यू ऑर्लियंस, illustrated London News 1851. A prospective buyer carefully inspecting slaves lined up before the auction. तो आप ये देखिए कि ये पूरे के पूरे 7 स्लेव्स हैं और 4 विमेन बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड हैं और एक जो स्लेव बायर है वो उनको केयरफुली इंस्पेक्ट कर रहा है।
So you can see 2 children along with 4 women and 7 men in top hats and suit waiting to be sold. To attract buyers, slaves were often dressed in the best clothes. सो बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्लेव्स को जनरली बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस किया जाता था, बहुत ही अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाए जाते थे, लेकिन बाद में फिर उनके साथ बहुत ही जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था. तो इस तरह से हमने देखा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो मेन वर्ल्ड ट्रेड कनेक्शंस थे उनका मेन सेंटर पॉइंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया और चाइना 2 रिचेस्ट कंट्रीज़ थे और उन्हीं की तरफ सबको आने की होड़ लगी रहती थी और उसी को जीतने की होड़ लगी रहती थी. लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला और अमेरिका की पूरी जो पूरा वास्ट लैंड था वो एक तरह से पूरा कॉन्क्वेस्ट कर लिया यूरोपियंस ने, और नेटिव अमेरिकन्स स्मॉल पॉक्स की वजह से भी पूरी कम्युनिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई. तो उनके लिए बहुत आसान हो गया और उन्होंने और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर था वो यूरोप बन गया, क्योंकि यूरोप ने धीरे धीरे अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाई, अफ्रीका में कॉलोनीज़ बनाई एंड एशिया में कॉलोनीज़ बनाई. और इस तरह से सब जगह को उन्होंने एक तरह से वेल्थ ड्रेन करके अपने यूरोप को काफ़ी स्ट्रेंथन और मजबूत बना लिया.